हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो साथ में बने रहिए क्योंकि आज मैं आपका तीसरा लेसन ले आया हूँ। इससे पहले मैंने आपके 2 लेसन समाप्त कर दिए हैं। अब आज का तीसरा लेसन है धातु एवं अधातु। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं या जो भी लोग नए आए हैं, आज पहला वीडियो है जिनका, वो पिछले 2 लेसन मैंने कंप्लीट करवाए हैं। उन लेसनों को ज़रूर देख ले, ठीक है, क्योंकि वो लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज कम बातें करते हुए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। धातु एवं अधातु समझ लेते हैं। धातु क्या होता है, तीसरा लेसन है, ठीक है। धातु क्या होता है, साइंस का तीसरा लेसन। धातु क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। कापी उठा लो, पेन उठा लो, आपको नोट करना है, बहुत धीरे धीरे बोलने वाला। आप सुनिए, धातु प्रायः उन तत्वों को कहा जाता है, धातु प्रायः उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हों, तो वो क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। धातु प्रायः उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, कॉपी पेन उठा लीजिए, जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, मतलब त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं, त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे तत्वों को क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। ठीक है, आप बता सकते हैं। एक बार मैं लिख भी दे रहा हूँ। धातु प्रायः उन तत्वों को कहा जाता है, जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। धातु प्रायः उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य तौर पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता क्या होती है धातु की, विशेषताएं। सबसे पहले आपको बात याद रखनी, ये विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं। दूसरी बात, इनमें धात्विक गुण पाया जाता है, इनमें धात्विक गुण पाया जाता है। नंबर 3, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और नंबर 4, एक बात और बता सकते हैं आप, इन्हें पीटने पर ये आवाज़ करते हैं, इनको पीटने पर ये आवाज़ करते हैं। तो धातु के बारे में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए।
धातु प्राय उन तत्वों को कहा जाता है जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? ये विद्युत के चालक होते हैं, इनमें धात्विक गुण पाया जाता है, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इनको पीटने पर ये आवाज़ करते हैं। ठीक है, तो ये धातु के बारे में आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, क्योंकि इससे सरल आपको नहीं मिल सकता। आप नीचे वाले पॉइंट अगर वो ही बता दे तब भी एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो इससे आपको आराम मिलने वाली है, क्योंकि प्रश्न इतना सरल है ये बता नहीं सकते। ठीक, इसके बाद अधातु के बारे में लिखता हूँ। अधातु, इसी का अगला टॉपिक होगा अधातु। अधातु नॉन मेटल। अब देखते हैं उसमें आपने क्या लिखा था। अधातु प्राय, अब मैं इसमें बोल रहा हूँ, आपको लिखना है। अधातु प्राय उन तत्वों को कहा जाता है, अधातु प्राय उन तत्वों को कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और इनमें प्रवृत्ति कैसी होती है? ऋण आयन की प्रवृत्ति होती है। ठीक, इनमें प्रवृत्ति कैसे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या प्रवृत्ति होती है, तो इनको क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। सीधा इसका अपोजिट, धातु का पूरा अपोजिट है, इसे क्या कहेंगे? अधातु प्राय उन तत्वों को कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही इनकी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर। उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन को त्यागना, और उसमें क्या? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले। अब इसकी हम विशेषता की बात कर लेते हैं। इसमें सिर्फ इतना बताना है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और ये क्या करने वाले? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। वो धनायन बनाएंगे, ये ऋण आयन बनाएंगे। बस विशेषताएं की बात कर लेते हैं। ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं, ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये मतलब वो चमकदार होते, ये चमकीले नहीं होते। इनमें विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। नंबर 3, पीटने पर ये टूट जाते हैं। नंबर 4, ये ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, ये ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। 4 पॉइंट इसके पता चल गए। अब देखो बता दूं, धातु में आपको 4 पॉइंट आपको ये पता ही है, लेकिन जब आपने धातु लिखा था, धातु को आप एक दूसरा नाम भी, जैसे हमने लिखा ये ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, उसको बोल सकते वो धन विद्युतीय तत्व थे। वो धनायन बनाते, इसलिए वो धन विद्युतीय तत्व भी कहलाएंगे, और ये ऋण विद्युतीय तत्व कहलाएंगे। तो इतनी बात आपको जरूर याद रखनी है, 2 बातें। तो आप मैंने बता दिया धातु और अधातु के बारे में, कितना आसान था। इनने आप पढ़ के जाएं, परीक्षा में इनके बारे में कई बार पूछा गया है, और इससे सरल नहीं हो सकता। जो मैंने आपकी परिभाषा लिखवा दी है वो बहुत ही इजी है, सरल है, और आपको एग्ज़ाम में बहुत राहत देगी। चलो आप सभी लोग नोट कर लो। अब मैं अगले प्रश्न के साथ चलता हूँ। अच्छा, एक बात और बता दूं, जैसे एग्जाम्पल तो मैंने अभी बताया नहीं, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, धातु की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इसको पहले बिगाड़ रहा हूं मैं। अगर धातु के एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आपका हो गया सोना चांदी, कॉपर, लोहा आदि, ऐसे ये बहुत से तत्व होते हैं, ये क्या करते हैं? धातु का काम करते हैं। इसके बाद धातु के कुछ लिखते हैं। कार्बन आपका हो गया,
कार्बन हो गया, ठीक है। सल्फर हो गया आपका। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कार्बन, सल्फर हो गया, और आपका आयोडीन भी होता है शायद, आयोडीन आदि। तो ये आपके अधातु होते हैं, ठीक है। अधातु आपको बता देना है, आपने लिख लिया, ठीक है। और विद्युत के चालक होते हैं, और ये अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आसानी से। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ फिर। अगला प्रश्न आपका होने वाला है, आघात वर्ध या तन। ये मत, ये तो बेकार है। आघात वर्ध मतलब हथौड़े से पीट कर चादरों में बदला जाता है। आघात मतलब होता है कोई भी लोहा होता है, उससे पीट पीट कर चादर में कन्वर्ट करना ही आघात वर्ध होता है, ठीक है। तन का मतलब होता है जब भी कोई मतलब आपका धातु होता है, उसे खींच कर तार में बदल लो। तन का मतलब होता है कोई भी धातु, उसे खींच कर तार में कन्वर्ट करना ही तन कहलाता है, ठीक है। प्रश्न अगला है इंपॉर्टेंट, सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये प्रश्न अच्छा है और पेपर में पूछा भी जाता है। सोडियम को कैरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है, ये प्रश्न है और बोर्ड में इसके बारे में कई बार पूछा है। देखो, अब सोडियम एक धातु है, सोडियम ऐसे एक ऐसी धातु है जो चाकू से इसे आसानी से काट सकते हो। अब इसे पता क्यों रखा जाता है, इसे रखना मतलब अगर इसे आप डुबो कर नहीं रखोगे तो पता ये आग पकड़ लेता है। एक ऐसी धातु होती है, इसे सीधा सीधा हम बता सकते हैं, सोडियम बहुत क्रियाशील धातु होती है। आप लिख सकते हो आंसर में, क्रियाशील तो होती है भाई, सोडियम बहुत क्रियाशील धातु होती है, ठीक है। अब अगर ये आप इससे तेल, आप कैरोसिन से आप तुम जैसे ही बाहर निकालोगे, ये जैसे ही वायु के संपर्क में आएगी, वैसे इसमें क्या होता है, आग पकड़ लेती है। समझाया? जैसे ये वायु के सोडियम को वायु के संपर्क में लिखा हुआ है, सोडियम को वायु में खुला छोड़ देने दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है। जैसे कि हम बता रहा हूँ, अगर ये वायु के, जैसे आपने मान लीजिए कैरोसिन तेल से बाहर निकाल दिया, उसे खुला छोड़ दिया, तो ये वायु के संपर्क में आएगी तो इसमें एक आग लग जाएगी। और इसी वजह से इसको क्या किया जाता है, इसी वजह से इसको कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, जिससे कि ये आग ना पकड़े, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। ठीक है, समझ में आ गया। कैरोसिन को, सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम एक क्रियाशील धातु होती है। अगर ये जैसे ही बाहर निकलती है तो ये वायु के संपर्क में आकर तुरंत क्रिया कर लेती है और इसमें आग लग जाती है। आग ना लगे इसलिए से कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। आप इसके इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्न आपका अगला है, रासायनिक समीकरण है, देख लेते हैं इसको भी। एक सेकंड, टाइमिंग जरूर देख लूँ। तो आज की वीडियो में मैं धातु अधातु इस प्रश्न के बारे में बता रहा, क्योंकि टाइमिंग पूरी हो चुकी है, 15 मिनट का ही वीडियो होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं अगली क्लास में, ये पार्ट 1 था आपका, ये भी बता दूं, ये पार्ट 1 है आपका, कल पार्ट 2 चलेगा और फिर तीसरा चौथा जल्दी ही आपका ये भी लेसन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज थोड़ा पढ़ाने कम एनर्जी के साथ मैंने पढ़ाया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैंने समझाने का प्रयास बहुत किया है। इसके बाद भी अगर लगता है आपको इसमें इन तीनों प्रश्नों में से अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। इसके बाद मैं कल इसको फिर से दोहरा दूंगा, रिपीट कर दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे, ठीक है। तो साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अन्य लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ें वीडियो में, क्योंकि सभी लोगों को तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। और साथ साथ में जो बच्चे फॉलो नहीं किए हैं वो फॉलो भी कर लें साथ साथ में, क्योंकि उनके पास जो भी वीडियो अपलोड मैं करूँ अपनी आईडी पर, वो उनके पास तुरंत ही पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे कि आप लोग वो वीडियो टाइम से देख पाएँ। इसके बाद जो भी
अन्य तैयारियां होंगी आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो भी मैं करवाने वाला हूं, क्योंकि मैं पेपर सेट कर रहा हूं परीक्षा के हिसाब से कि परीक्षा में आकर इस बार यूपी बोर्ड में क्या आना। तो इस बार मैं कम से कम इतने पेपर सेट कर रहा हूं कि आपकी तैयारी कहीं से भी ना रह जाए। साइंस के मैं केवल 20 पेपर करवाने वाला हूँ, 20 पेपर मैं करवाने वाला हूँ इस बार साइंस के रिवीजन के तौर पर। तो याद रखना, अगर ये 20 पेपर आपने कर लिए तो या तो मान चलिए आपको इतने नंबर मिल जाएंगे जो आप ये नहीं कह पाओगे कि यहाँ सर ने मुझे ख़राब पढ़ाया है। आप इस लक्ष्य को कम से कम जमाने। अब मैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते, देखो बच्चे हर प्रकार के होते हैं, कोई अच्छे भी बहुत अच्छे, अगर मैं कहूँ बहुत अच्छे बच्चे हैं तो वो 100 टू 100 ले आएंगे। अगर कुछ मीडियम बच्चे हैं तो वो भी प्रयास करें तो 90 प्लस लेके आएंगे, कम नंबर वो भी नहीं लाएंगे। अगर मैं कहता हूँ अगर आप साथ हो तो बस धीरे धीरे ये 15 मिनट की वीडियो देखते रहिए, आपका भला हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।